हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। दोस्तों, आपने मनु का नाम और कौटिल्य का नाम अवश्य ही सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इन दोनों की जो ग्रंथ हैं उनका भी नाम आपने सुना होगा कि जो मनु हैं उनकी मनुस्मृति और जो कौटिल्य हैं उनका अर्थशास्त्र, दोनों बहुत बड़े ग्रंथ माने जाते हैं और दोनों का ही महत्व बहुत ज़्यादा है आज के समय में भी। अगर दोस्तों हम बात करें कि जो मनुस्मृति है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है और अर्थशास्त्र में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इससे पहले हम दोनों के बारे में जान लेते हैं कि मनु कौन थे और जो कौटिल्य थे वो कौन थे। वैसे तो आपको इनके बारे में पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। जो मनु थे, ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म का आज तक भी कोई प्रमाण नहीं मिला है और अनुमान लगाया जाता है कि जो मनु का जन्म हुआ था वो महाभारत काल से 25 पीढ़ी पहले हुआ था। ऐसा मतलब कि अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है कि मनु नाम का भी कोई व्यक्ति था या कोई राजा था। लेकिन अगर हम कौटिल्य की बात करें, जो कौटिल्य का जन्म हुआ था वो 370 BC में हुआ था और उन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता कहा जाता है। यह आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये दोनों मनु और कौटिल्य किस काल के विचारक माने जाते हैं, तो ये दोनों ही प्राचीन काल के विचारक माने जाते हैं और जो इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की थी वो भी प्राचीन काल में ही की थी। दोनों ही के ग्रंथों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है आज भी और जो प्राचीन काल में भी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, हम इन दोनों के बीच में अंतर जानते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। अगर हम बात करें मनुस्मृति, तो जो मनुस्मृति है मनु के विचारों पर आधारित है कि यानी जैसे मैं हूँ, मेरे को मतलब कैसे भी विचार हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, अगर मैं किसी ग्रंथ की रचना कर रही हूँ तो मैं उसमें मतलब लिख दूंगी, उसमें समाज का वर्णन कर दूंगी कि मेरे अनुसार समाज कैसा होना चाहिए, उसमें राज्य का वर्णन कर दूंगी कि राज्य मतलब कैसी व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, देश में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कि जाति धर्म मतलब ये सब बातें जो थी वो मनु की विचारों पर आधारित मनुस्मृति में है। मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो मनु की स्मृति पर आधारित उसमें लिखी गई हुई हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो भी मतलब उसके ही विचारों पर आधारित है, लेकिन उसमें क्या किया गया है कि उसमें समाज का कम राजनीति का वर्णन ज़्यादा किया गया है कि राज्य या देश में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं और किन किन चीज़ों की वजह से मतलब राज्य कमज़ोर बनता है, देश कमज़ोर बनता है, किन चीज़ों की वजह से देश राज्य मजबूत बनता है। मतलब उन सब चीज़ों का जो वर्णन किया गया था वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीन विचारक कौन माना जाता है और पहला विचारक कौन माना जाता है राजनीति में, तो जो मनु है उसको सबसे प्राचीन और पहला विचारक माना जाता है, उसके बाद कौटिल्य को माना जाता है। लेकिन हम बोलें कि ऐसा क्यों है कि अगर वो मनु पहले थे और उन्होंने अपने राजनीतिक विचार भी पहले ही दिए थे और उनको तो जन्मदाता नहीं बोला जाता, लेकिन कौटिल्य बाद में थे और राजनीतिक विचारक थे, लेकिन उनको भारतीय राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता बोला जाता है। तो दोस्तों, उसकी एक वजह यह है कि जो मनु थे और उनकी जो मनुस्मृति ग्रंथ था उसमें उन्होंने राजनीति का वर्णन तो कम किया है, समाज की व्यवस्था का वर्णन ज़्यादा किया है। मतलब उन्होंने अपने ग्रंथ में राजनीतिक शास्त्र की जो चीज़ें हैं उसका तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हैं, मतलब समाज की ही बातें बहुत ज़्यादा की हैं। लेकिन जो कौटिल्य हैं उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में समाज की बातें कम की हैं, हालांकि की हैं लेकिन वो कम की हैं। उन्होंने देश और राज्य में राजनीतिक व्यवस्था या फिर उसके ढंग रंग का मतलब जो वर्णन किया है वो बहुत ज़्यादा किया है। तो उन्होंने समाज का कम और राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन ज़्यादा किया और जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो तर्क के आधार पर दी गई हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक चिंतन है उसमें जो मनु हैं उनको राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता तो नहीं कहा जाता, लेकिन पहला विचारक उन्हें हम कह सकते हैं। और तो यही एक कारण है कि इस वजह से मनु को राजनीति शास्त्र का जन्मदाता नहीं कहते और कौटिल्य जो थे उन्होंने सब चीज़ को व्यवस्थित ढंग से किया था, तो इसलिए हम मनु को नहीं कौटिल्य को राजनीति शास्त्र का जनक कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मनुस्मृति है और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उन दोनों में क्या असमानता है और क्या क्या समानता है। अगर हम पहली बात करें तो जो मनु की मनुस्मृति है वो मनु की विचारों पर आधारित ग्रंथ है, लेकिन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें देश और राज्य की
चर्चा की गई है। अगर हम बात करें कि जो मनुस्मृति है कि उसमें मतलब किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो जो मनुस्मृति है उसमें समाज की व्यवस्था का वर्णन किया गया है और अर्थशास्त्र में देश की राजनीतिक व्यवस्था किस ढंग रंग में होनी चाहिए उस चीज़ का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति को हिंदुओं की कानून की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, यह सभी को आपको पता होगा। लेकिन जो अर्थशास्त्र है उसे कानून की जो सभी पुस्तकें हैं उसके रूप में जाना जाता है कि अर्थशास्त्र ने, चाहे वो राजनीति क्षेत्र का कानून हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, या मतलब कि हम बोल सकते हैं किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र का, तो उन सब की जो जननी माना जाता है वो अर्थशास्त्र को माना जाता है। और उसमें हिंदू धर्म की जो कानून की पुस्तक के रूप में आप सभी को पता है मनुस्मृति को बहुत अच्छे से जाना ही जाता है। अगर हम दूसरे अंतर के मतलब किसी और अंतर की बात करें तो जो मनुस्मृति है वो धर्म पर आधारित ग्रंथ है, मतलब उसमें धर्म की ही बातें की गई है कि राजनीति को धर्म से बिल्कुल जोड़ दिया गया है। जो धर्म है वो राजनीति के अंतर्गत आता है, ना कि राजनीति धर्म के अंतर्गत। तो मतलब उसमें क्या बोला गया है कि जो धर्म है वो सर्वोपरि है और उसके बाद ही सब कुछ है, चाहे वो राजा के लिए हो या प्रजा के लिए। और लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग किया गया है। तो जो कौटिल्य थे वो पहले भारतीय विचारक थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने बोला कि जो धर्म है वो एक साइड है और जो राजनीति है वो अलग है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन में ऐसे पहले कौन से विचारक थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया, तो दोस्तों वो कौटिल्य ही थे। जैसे मैकियावेली ने धर्म को सबसे पहली बार राजनीति से अलग किया था, तो भारत में कौटिल्य ने धर्म को राजनीति से अलग किया था। अगर हम बात करें कि जो मनुस्मृति है उसमें किस वर्ण व्यवस्था का, तो जो मनुस्मृति है उसमें वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वो जाति के आधार पर किया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र में जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है वो वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं, वो योग्यता के आधार पर, कि जो व्यक्ति जितना योग्य होगा वो मतलब उस हिसाब से काम कर सकता है। तो उसमें जो वर्ग विभाजन किया गया है वो योग्यता के आधार पर किया गया है, न कि जाति के आधार पर। अगर बात करी जाए जो मनुस्मृति है उसमें महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करी जाए अर्थशास्त्र की, तो जो अर्थशास्त्र था उसमें महिलाओं को, शूद्रों को, मतलब सबको पढ़ने लिखने का पूर्ण अधिकार था। अगर कोई व्यक्ति योग्य है पढ़ने के या किसी और काम को करने के अपनी जाति से निकलकर, तो वो कर सकता है और पढ़ भी सकता है। तो एक यह भी अंतर मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में माना जाता है। अगर बात करें कि मतलब मनुस्मृति में राजा को कैसा माना गया है, तो जो मनुस्मृति है उसमें जो राजा को माना गया है वो माना गया है कि जो राजा था वो ईश्वर का अवतार था, यानी कि जो राजा है उसमें 8 देवताओं का वास होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जो राजा था वो ईश्वर का अवतार नहीं था, वो हम तुम में से ही कोई मतलब एक योग्य व्यक्ति था। वो ऐसा योग्य व्यक्ति था जो मतलब कि अपनी योग्यता के अनुसार हम तुम में से किसी ने किसी को राजा बना दिया तो वो हम पर शासन करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है तो वही राजा बन सकता है। तो दोस्तों ऐसा उसमें कुछ भी वर्णन नहीं किया गया था। तो उसमें जो कौटिल्य ने कहा था जो राजा है वो हमारी तुम्हारी तरह ही हाड़ मांस का एक मतलब प्राणी होगा, ना कि वो मतलब ईश्वर का अवतार, ना कि वो ईश्वर। ऐसा नहीं माना गया था कि राजा कभी गलत काम नहीं कर सकता। तो मनु ने माना था कि राजा ईश्वर का अवतार है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। अगर वो गलत काम करता भी है तो वो इसलिए करता है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया था कि ऐसा नहीं है, राजा जो है वो मनुष्य है और मनुष्यों से गलतियां हो जाती हैं, तो और जो गलतियां होती हैं तो वो ईश्वर के द्वारा नहीं, मनुष्य खुद उन्हें करता है। और तो इस चीज़ का भी अंतर उन्होंने किया था। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो सप्तांक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो दोस्तों ये जो सप्तांक सिद्धांत सबसे पहले मनु ने ही अपनी मनुस्मृति में दिया था। लेकिन वो उसने व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल भी नहीं दिया था। पहला पद तो उसने राजा का दे दिया था, लेकिन जो बाकी बचे हुए 6 पद थे उन्होंने उनका बिल्कुल भी मतलब वर्णन नहीं किया था कि कौन किस पद पर आश्रित होगा। तो इस तरीके की उसमें कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब सप्तांक सिद्धांत उसमें भी दिया गया था। कौटिल्य ने कहा था राजा पहले पद पे होगा लेकिन दूसरे पद पर मंत्री होगा, तीसरे पे कोई और होगा। मतलब एकदम व्यवस्थित ढंग से जो वर्णन किया था सप्तांक सिद्धांत का वो कौटिल्य ने ही किया था।
दोस्तों कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो मनुस्मृति है वो मतलब इतना प्राचीन ग्रंथ है, उसके बाद भी मतलब कि उसकी आलोचना की गई है, और लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो उसके बाद आया है, उसको आज भी इतना मतलब कि मान्यता प्राप्त है और लोग इसको मानते हैं। तो दोस्तों मतलब ऐसा माना जाता है, और ऐसा था भी कि मतलब मनुस्मृति में बहुत ज़्यादा मतलब कि उल्टी सीधी चीज़ों का वर्णन किया गया था, लेकिन जो अर्थशास्त्र है उसमें सभी को मतलब हर चीज़ की स्वतंत्रता थी, और लोग अपने अनुसार किसी भी चीज़ को कर सकते थे। तो जो चीज़ें मतलब सबके लिए उपयोगी होती हैं, चाहे वो कितनी भी प्राचीन हो जाएं, वो हमेशा चलती हुई आती रहती हैं, जैसे हम आज अर्थशास्त्र को देख सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसके नाम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसमें मतलब आर्थिक चीज़ों का वर्णन किया गया हो कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति का मतलब कि ग्रंथ माना जाता है, उसमें राजनीति की ही बातें की गई हैं, और जो मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं उसकी बातें की गई हैं। तो जो अर्थ मतलब कि राजनीति शास्त्र का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वो अर्थशास्त्र को ही माना जाता है। उसमें अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राजनीतिक चीज़ों का ही वर्णन किया गया है। दोस्तों सवाल यह उठता है कि हम मतलब कि सबसे पहला समाजशास्त्री या सबसे पहला राजनीति शास्त्री किसे कहते हैं। तो दोस्तों मनु ने वैसे तो मतलब कि राजनीति चीज़ों का वर्णन किया था, लेकिन उसने क्या किया था, राजनीति शास्त्र का अध्ययन कम और समाजशास्त्र का अध्ययन ज़्यादा किया था। तो इसलिए मनु को राजनीति शास्त्री कम और समाजशास्त्री अधिक बोला जाता है। और दूसरी तरफ बात करें तो जो कौटिल्य थे उन्होंने समाजशास्त्र का वर्णन कम और राजनीति शास्त्र का वर्णन और अध्ययन ज़्यादा किया था और व्यवस्थित ढंग से किया था। तो इसलिए हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक जो कहते हैं वो कौटिल्य को माना जाता है। और सबसे कुटिल नीति जो मानी जाती है वह भी कौटिल्य की ही मानी जाती है। और आज तक का भी सबसे बड़ा जो कूटनीतिज्ञ मतलब दूसरे नंबर का माना जाता है वो भी कौटिल्य को ही माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर का कूटनीतिज्ञ किसे माना जाता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहला कूटनीतिज्ञ माना जाता है, और जो दूसरा माना जाता है वो कौटिल्य को ही माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई मतलब राय है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।